हेलो दोस्तों, ये है हमारा रिवीजन वीडियो चौथे चैप्टर का। और बहुत जल्दी फटाफट सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ देख लेंगे। ये तभी आपको समझ में आएंगे जब अपने बाकी वीडियोस देखे होंगे और एक साथ आपको एक बहुत जल्दी से कोई रिवीजन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। हम लोगों ने किसकी बात की थी? एक ऐसी फर्म की बात कर रहे हैं जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के माहौल में काम कर रही है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कैसे किया? सबसे पहले तो बहुत सारे यहाँ पर क्रेता और विक्रेता हैं, बायर्स और सेलर्स बहुत सारे हैं। आप रहोगे नहीं रहोगे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस उतना ही बना रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, एक रूप वस्तु होती थी, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता था। तीसरा, सारे क्रेताओं को जानकारी है, सारे विक्रेताओं को जानकारी है। ठीक है, बाजार में सबको पूरी पूरी जानकारी है। और चौथा पॉइंट क्या है कि स्वतंत्र प्रवेश है और बहिर्गमन है। वास्तव में ये वाली जो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन को बनाती है, अदरवाइज पहली कंडीशन हो नहीं सकती थी। ये क्या बोलती है कि आप एंट्री भी कर सकते हो मार्केट से, एग्जिट भी कर सकते हो। और अगर एंट्री प्रतिबंधित हुई, जैसा कि भारत में लाइसेंस राज के समय पर हुआ करता था, तो बहुत सारी फर्म्स आ ही नहीं सकती है मार्केट में, है ना। तो ये हमारी क्या है, ये वो कंडीशंस हैं जो हमें क्या बनाती हैं, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, परीक्षा में आता है सीधा सीधा। अच्छा, इनका परिणाम निकल करके आता है कि जो भी फर्म्स होती हैं और जो भी उपभोक्ता होते हैं, दोनों ही लोग, कंपनी भी एक्सक्यूज मी, और साथ में जो भी आपके उपभोक्ता है, कंपनी और उपभोक्ता दोनों ही प्राइस टेकिंग बिहेवियर दिखाते हैं। वो खुद से प्राइस नहीं निर्धारित कर सकते। उनको पता है कि अगर कंपनी ने पैसे ज्यादा रखे तो कोई उनसे खरीदेगा नहीं, उपभोक्ता ने कम में खरीदना चाहा तो कोई उसे बेचेगा नहीं। तो सारे लोग मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उसी को स्वीकार कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग कीमत स्वीकारक व्यवहार या फिर प्राइस टेकिंग बिहेवियर। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐसी फर्म जो इस तरह के माहौल में है, उसकी संप्राप्ति क्या होगी, उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा। तो आपको पता है प्राइस पहले से फिक्स्ड है। 10 रुपए की अगर कोई एक चीज बेच रहा है तो 2 20 रुपए की बेचेगा, 3 होगी तो 30 की बेचेगा, 4 बेचेगा तो 40 की बेचेगा। अब सस्ती तो नहीं बेचेगा वो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा में बेचना चाहता है। बेचने वाला क्या चाहता है, सबसे ज्यादा में बेच पाए। तो उसको पता है कि 40 से 10 रुपए से कम में बेचेगा हर इकाई, तभी उसकी पूरी बिक जाएगी। लेकिन मैक्सिमम 10 में बेचेगा तब भी पूरा पूरा सामान बिक जाएगा। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम में बेचेगा। तो यहां पर मैक्सिमम जो है वो बाजार का ही दाम होता है, और इस वजह से जो कुल संप्राप्ति होती है उसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ता चला जाएगा। यहां पर आप ज्यादा वस्तुएं बेचते जाओगे तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो ग्राफ है वो ऐसा बनता जाता है। ठीक, अगर हम औसत की बात करें, औसत संप्राप्ति की, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति, तो वो वास्तव में प्राइस के बराबर ही हो जाती है। जो भी आपकी कीमत होती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्राइस लाइन या फिर कीमत रेखा। तो कीमत रेखा जो है वास्तव में वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी हो जाता है। कब? जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा का माहौल है। और वही आपका मार्जिनल यानी कि सीमांत आगम भी हो जाता है। और यही आपका डिमांड कर्व भी हो जाता है जो फर्म फेस कर रही है। फर्म मतलब कंपनी। तो कंपनी के लिए जो डिमांड कर्व है वो भी यही लाइन हो जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं लाभ अधिकतमीकरण के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ये फर्म जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के माहौल में काम कर रही है वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर पाएगी। तो पिछला जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरह का हमारा सीमांत लागत का वक्र आया करता था। और ये जो दूसरा वाला वक्र है ये होता था हमारा औसत परिवर्ती लागत का। कब? अल्पकाल में। अल्पकाल में ही हमारी दो वक्र बनते हैं, और जो दीर्घकाल है उसमें तो एक ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है। तो जो परिवर्ती लागत है पूरी की पूरी वो बराबर किसको जाती है? औसत लागत के। तो यहां पर हमारे क्या हो जाता है, ये वाला जो वक्र बनकर के आ रहा है ये है अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत का, और ये है अल्पकाल में औसत लागत का। औसत लागत थोड़ी ऊपर इसलिए होती है क्योंकि इसमें धीरे धीरे ये जो गैप है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि औसत स्थिर लागत कम होती जाती है जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, निर्गत बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये तो थर्ड चैप्टर हो गया। अब इसी में बात करने से जस्ट पहले ये समझ लीजिए कि हमें प्रॉफिट कब होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, देखो ये आपका है सीमांत लागत, ये है औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत का जो सबसे ये वाला बिंदु होता है सबसे नीचे का, और ये इसी पर स्थिर होता है जहां से आपका मार्जिनल कॉस्ट काटती हुई जा रही है। ऐसे ही औसत लागत का सबसे नीचे का बिंदु ये होता है। ठीक, तो जो अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत का सबसे नीचे का बिंदु होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं? उत्पादन बंदी बिंदु। इस पे तो उत्पादन बंद हो जाएगा, तो कोई काम ही नहीं करेगा, काम छोड़ देगा। अगर इससे भी नीचे आपका प्राइस है, क्या है, अगर कीमत इससे भी कम चल रही है तब तो कोई कुछ उत्पादन करेगा ही नहीं। जो फर्म है वो हाथ खड़े कर देगी। और इस लेवल तक अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आपका क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक इवन नहीं हो रहा। ब्रेक इवन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ अलाभ बिंदु। क्या बोलते हैं? ये देखिए, यानी कि
यहां तक तो आप उत्पादन ही नहीं करोगे, इसके बाद आप उत्पादन करोगे लेकिन आपको अभी भी लॉस होगा। जब तक यहां पर प्राइस नहीं पहुंचेगा तब तक आपका क्या होगा, लॉस होता रहेगा। जैसे ही यहां पर पहुंच जाएगा वहां पर लाभ अलाभ बिंदु पर पहुंच जाओगे, आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, जितना आपको रिटर्न चाहिए था मिनिमम उतना हो जाएगा। और इसी लेवल पर जब हम लोग होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आप सोचते हो कि यहां पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, आपने तो बोला यहां पे लाभ और अलाभ है। तो सामान्य लाभ हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जब इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट्स की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत भी सन्निहित होती है। मतलब आपको, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आपने किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो भी यहां पर मिला हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको उतना फायदा तो हो रहा है जितना कहीं और से जो सेकंड अपॉर्चुनिटी, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, वहां से जितना पैसा आपको मिल सकता था, जितना फायदा हो सकता था, उतना मिल रहा है, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए हम लोग उसको ये नहीं बोलते कि आपको लाभ हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर आप ये बोल सकते हो कि आपको कोई भी इकोनॉमिक लाभ नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अजी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझना इसको। इकोनॉमिक की दृष्टि से देखोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई लाभ नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा। और अगर आप दूसरी भाषा में बोलोगे तो इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाएगा कि यहां पर आपको सामान्य लाभ हो रहा है, और अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको होगा लाभ। अब ये लाभ का बिंदु हम कैसे निकालते हैं, हम ये कैसे निकालते हैं कि किस लेवल पर हमें प्रोडक्शन करना है। तो होता है पहली कंडीशन, आपको एमआर बराबर करना होता है एमसी के। एमआर मतलब क्या होता है, सीमांत आगम। और यहां पर जो सीमांत आगम है आपने देखा है कि वो प्राइस के बराबर ही है, इसलिए जो प्राइस है ये सीमांत आगम हो गया, और ये आपका एमसी है, एसएमसी यानी कि सीमांत लागत। तो जहां पर ये काटेगी उसी पॉइंट को आप नीचे यहां पर निर्गत स्तर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्यू स्टार होगा जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन साथ में दो कंडीशंस और है जो यहां पर मैच कर रही है। लेकिन कंडीशन क्या क्या है, ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, ये यहां पर डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, या तो कांस्टेंट हो या फिर इंक्रीजिंग हो, यानी कि ह्रासमान नहीं होना चाहिए, या तो स्थिर हो या फिर वो वृद्धिमान हो। तो देखिए यहां पर वृद्धिमान है तो ये दूसरी कंडीशन भी मैच कर गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो प्राइस है वो किसी भी हालत में, अगर आप अल्पकाल की बात कर रहे हो तो औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु से ऊपर होना चाहिए। तो ये न्यूनतम बिंदु है, देखो यहां पे तो प्राइस ऊपर हो गया, तो ये वाले प्राइस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप लॉन्ग रन की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा औसत लागत का वक्र है उसके मिनिमम से ऊपर हो, तो उसके भी मिनिमम से यहां पर ऊपर है। तो इस वाले केस में आपको ये आपका हो जाएगा क्या, उत्पादन स्तर, और साथ में औसत लागत होगी ये। तो ये जो आपको मिल रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, अधिसामान्य क्या बोल देते हैं, अधिसामान्य लाभ। ठीक, ये भी समझ में आ गया। तो लाभ लाभ बिंदु भी हो गया, सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने प्रॉफिट्स भी देख लिया। तीसरी कंडीशन ये थी, ये भी देख ली। ये तीन कंडीशन से ये भी आ जाती है कभी कभी लिखने को, तो इसको भी समझ लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग सप्लाई कर्व पर। सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व भाई सिंपल है, अल्पकाल में जो आपका ये मिनिमम पॉइंट था किसका, SAVC का, अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत के मिनिमा से ऊपर का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना, यही आपका सप्लाई कर्व हो जाता है, यही सिंपल। ठीक, ऐसे लॉन्ग रन में औसत लागत से ऊपर वाला पॉइंट हो जाता है, वहां पर एक ही दो कर्व कम रहता है। देखो वहां पर ऐसा होता है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ये आपका औसत लागत का कर्व हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है, तो ये वाला जो कर्व आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा क्या, सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र पे आप वक्र के अलॉन्ग भी जा सकते हो या पूरा पूरा वक्र को शिफ्ट भी कर सकते हो। तो पूरा का पूरा वक्र कब शिफ्ट हो जाएगा, दो फैक्टर्स हैं, एक है आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रौद्योगिकी प्रगति कैसी हो रही है, दूसरा है जो आगत कीमतें हैं। आगत क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो भी आप लगा रहे हो कुछ बनाने के लिए। तो अगर इन दोनों में परिवर्तन होता है तो ये आपका जो सप्लाई कर्व है ना, वो कुछ ऐसा बनकर के आता है, ये पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहां से शिफ्ट कर जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो बाहर की तरफ, खराब हो गई तो अंदर आ जाएगा, महंगाई हो गई तो अंदर आ जाएगा, और सस्ते हो गए अगर आपके इनपुट्स तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसकी भी हम लोगों ने बात की थी। अब आ जाते हैं बाजार पूर्ति वक्र में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमें अलग अलग कंपनीज का अगर सप्लाई कर्व दे रखा है तो हम सबको जोड़ देते हैं, लेकिन कैसे जोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टली जोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब समस्तरीय समाकलन। जैसे कि ऐसा समझ लो, एक कंपनी का ये है, दूसरी कंपनी का ये है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, यहां से देखते हैं कितनी दूरी है, यहां से देखते हैं कितनी दूरी है, इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, इसको और इसको मिलाकर के जोड़ दिया तो हमें यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है। तो फिर कुछ कुछ ऐसा वक्र मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो जाता है, सप्लाई कर्व हो जाता है। मार्केट का इसको हम लोग लिख देते हैं SM, याद करिए पुरानी क्लास। अच्छा, और उसके बाद से हम लोग पहुंच जाते हैं
इलास्टिसिटी पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की कीमत लोच। इसमें क्या होता है, सिंपल है भाई, पूर्ति में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है बटे कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। बस ये आपके चैप्टर का फटाफट रिवीजन हो गया। अब यहां पर जो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो सोचिए, अगर आपको इस टाइम पर यहां पे लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत ही जाइए पुराना वीडियो देखिए और आपको मिल जाएगा, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और जिन लोगों ने सारे वीडियोस देखे हैं उनको ये सारी चीजें जल्दी से समझ में आनी चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और लाइक करिए अगर अच्छा वीडियो लगा है, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।